अब मैं आ गया हूँ खांडगिरी और उदयगिरी केव्स। पीछे देख सकते हो मेरे, ये उदयगिरी केव्स है, सामने उधर खांडगिरी केव्स है। अब चलते हैं और फिर दिखाएंगे आपको, ठीक है? चलो। तो यार पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत दोनों ही केव्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यार ये लगभग 2nd सेंचुरी BC के आसपास की दोनों केव्स हैं और ये खरवेल किंग ने बनवाई थी। छेदी डायनेस्टी का रूलर था, उसने जैन मॉन्क्स के मेडिटेशन और रेस्ट के लिए ये दोनों केव्स बनवाई थी। देखो अब हम यहाँ से ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर खांडगिरी केव्स में आ गए। ये हिल्स को काट के रॉक कट आर्किटेक्चर बोलते हैं इसे। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और वो सामने अभी यहाँ से दिख नहीं रहा, सामने एक और हिल है, वहाँ पे आपका उदयगिरी है। अब चलते हैं और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये सब जो आप देख रहे हैं ये तो अभी के सब पाइप्स डले हुए हैं, लेकिन उस समय में भी अगर किसी केव्स में दिखेगा, अभी इम्प्रेशन दिखेंगे, तो उस समय भी क्या होता था कि ऐसे ही दीवारों के बीच से वो इस तरीके से कार्विंग्स में कटता था स्टोन कि पानी जो है आपका वो बह के सीधे बाहर की तरफ हो जाता था। ये नहीं है कि अंदर ही रुक जा रहा है या कहीं हो जा रहा है। ऐसी कटिंग उस समय भी होती थी। तो इंजीनियरिंग मार्वल्स, तो हमारा जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो एक तरीके से बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग मार्वल है। इसकी लगभग इसमें दरवाजे छोटी हाइट के होते हैं। वो ये होते हैं क्योंकि जो मोनेस्टिक ऑर्डर होता है किसी भी आप रिलीजन में देखोगे तो उसमें यह होता है कि आप सरल जीवन जियो। तो सरलता जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को बो डाउन करना। तो बो डाउन करने के लिए जब भी एक मॉन्क इसमें अपना मेडिटेशन करने जाएंगे या रेस्ट लेने जाएंगे तो वो झुक के जाएंगे। तो इसी कारणवश लगभग सबके दरवाजे छोटी हाइट के होते हैं। यहाँ से दिखेगा नहीं, अगर किसी और केव में दिखेगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये 2 रॉक्स हैं तो इनके बीच में एक डिप्रेशन बन गया है। अब ये आइदर ही नेचुरली भी हो सकता है, लेकिन ये पानी के फ्लो को नेचुरली ये फ्लो आउट कर देगा। देखिए अगर केव में आप देख पा रहे हैं अंदर, तो ये जो उठा हुआ हिस्सा है पीछे केव्स का, तो इसको एज अ पिलो हेड रेस्ट वो यूज़ करते थे मॉन्क्स। कार्विंग्स आप देख सकते हैं, पूरी बढ़िया कार्विंग्स हुई हुई हैं। इसमें जैन तीर्थंकार, आपका शासन देवीज़ वो वुमेन कैरेक्टर्स हैं जो हर एक जैन तीर्थंकार के साथ एज अ फीमेल गॉडेस और फीमेल एंजल उनको पोर्ट्रे किया जाता है। देखो दोस्तों, वो सामने है उदयगिरी केव्स, उदयगिरी हिल्स में। इन दोनों को कटक केव्स भी बोलते हैं। ये पूरी उदयगिरी केव्स है मेरे सामने, और मैं इस समय बैठा हूँ खांडगिरी केव्स में। जो उदयगिरी केव्स है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही उसकी देखरेख करता है। और साथ साथ वैसे खांडगिरी केव्स गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर आता है, लेकिन शायद ASI इसका करता होगा या नहीं करता होगा, आइडिया मेरे को कंफर्म नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है, ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर आता है और उदयगिरी केव्स ASI ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। ये आप देख सकते हो, ये जो नाली टाइप की बनी हुई है, ये पत्थरों के बीच में इसे कार्व किया गया है। ये भी वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसे डिप्रेशन, आपको इसे गैरीगोल्स भी बोलते हैं आर्किटेक्चर की लैंग्वेज में। तो ये आपको लगभग हर केव्स के ऊपर मिल जाएंगे, हर केव्स के साइड से मिल जाएंगे।
इनके भी सब दरवाजे इतने छोटे होते हैं। वेंटिलेशन का भी बहुत अच्छा देखो काम रहता है। ये रही विंडोज़। तो जैसे मैं बताया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स और चैत्य इनको बाद में बनाया गया। बाद में इनके प्लेटफॉर्म्स के हाइट को रेस कर दिया गया था ताकि हम श्राइन्स को उसमें लगा सकें, क्योंकि बेटा डिवाइन अपीयरेंस। पहले ये एज अ रेस्टिंग केव्स ही यूज़ होता था फॉर द मॉन्क्स, और ये 10th 11th सेंचुरी तक इसमें एडिशंस वगैरह होते गए सोमवंशी डायनेस्टी के बाद। उसके बाद ये डिसयूज़ में चला गया था। तो अब ASI ने जब से इनको अपने अंडर लिया है, ये मॉन्यूमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस है, तो ASI इसको सब मतलब मेंटेन करता है। मैं अब चलता हूँ, आपको गुफा दिखाता हूँ। क्या आप देख सकते हैं, देखिए ये सब कार्विंग्स भी ASI के कहने के मुताबिक ये कार्विंग्स भी सब बाद में बनाई गई है। सबसे पहले जो इसका इनिशियल यूज़ यही था कि ये मॉन्क्स के रेस्टिंग प्लेस पे, उसके बाद कार्विंग्स जोड़ी गई, प्लेटफॉर्म को रेस किया गया टू गिव इट अ डिवाइन अपीयरेंस। ये आप देख सकते हैं कार्विंग्स। और देखिए हर केव्स का वही बात आती है, हर केव्स का जो आपका एंट्री पॉइंट है वो छोटा रहेगा, वो ये दर्शाने के लिए कि मोनेस्टिक लाइफ में आपको हम्बल रहना है, झुक के रहना है। तो जब भी मॉन्क्स प्रे करने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए इनिशियली जब भी गुफा में जाएंगे, तो उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान आता रहेगा कि हाँ भाई हमें हम्बल रहना है। मोनेस्टिक लाइफ का मतलब हम्बल रहना है। पर ये सब जो कार्विंग्स, ये जो लाइनिंग्स बनती हैं, डिप्रेशन जो बनते हैं, ये या तो जानबूझ के बनाए गए हैं फॉर वाटर फ्लो, और ये वाटर फ्लो होने के कारण बहुत समय से इन पत्थरों में ये बन जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा रानी गुम्फा, यहाँ की केव नंबर 1 रानी गुम्फा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केव है। मैं अभी आपको, अब हम चल रहे हैं रानी गुम्फा की तरफ। आप अपने सामने देख सकते हैं रानी गुम्फा केव। देखिए ऊपर गिनती के 9 कॉलम्स हैं और नीचे आपके 7 रूम हैं। देखिए ये अपनी एकॉस्टिक फीचर्स के लिए भी बहुत मशहूर है। एकॉस्टिक फीचर्स मतलब कि साउंड इसमें थ्रू द स्टोन्स आपका ट्रेवल करता है, एक रूम से दूसरे रूम के वॉल के थ्रू जैसे आप बात कर सकते हो, उस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो देखो वो जो सामने प्लेटफॉर्म है वो उठा हुआ है, वो उठा हुआ इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको एज अ प्लो मॉन्क्स यूज़ कर सके रेस्ट करने के लिए, उसको एज अ प्लो पिलो यूज़ किया जाता है। ये देखो पिलर्स के ऊपर भी अलग अलग एनिमल्स की आपको कार्विंग मिल जाएगी। देखो एलिफेंट, ये लॉयन है। रानी गुम्फा एक डबल स्टोरी केव है। रानी गुम्फा और एक मानचूरी विजयचूरी करके, या शायद नाम मैं अभी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये 2 केव्स हैं उदयगिरी केव्स में जो डबल स्टोरेड है। रानी गुम्फा भी अपनी डबल स्टोरेड है। और ये पूरा हिल सैंडस्टोन का था, इसीलिए इतनी अच्छी कार्विंग इसमें हो भी गई। मतलब उस समय की
टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये देखो दोस्तों, ये वही फिर वही डिप्रेशन, पानी के जाने का रास्ता। ये देखो दोस्तों, और अंदर अपना पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया था उस समय। अंदर एकदम ठंडक, अंदर एकदम ठंडक है, अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। ये देखो स्लैंटिंग पोजीशन में है। दोस्तों मैं कोई आर्कियोलॉजी का या स्कल्पचर का तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे देख के समझ में आ रहा है, ये कुछ वुमेन्स हैं और ये एक एलिफेंट, ये बाकी एलिफेंट। तो ये जहाँ तक है एलिफेंट्स को टेम कर रहे हैं, मतलब एलिफेंट अटैक कर रहे हैं, या तो प्रोबेबली किसी राजा की आर्मी होगी वो लोकल्स के ऊपर हमला कर रही है, तो उनको एलिफेंट्स पे टेम कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ वन ऑफ माय पर्सपेक्टिव, कुछ भी हो सकता है। देखो ये दो पर्सन्स हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। देखो ये किसी भी वार का डिपिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो एक वुमेन है, उसको जहाँ तक है प्रोबेबली ये मैन ही लग रहा है, उसने पकड़ा हुआ है और वो इशारा कर रही है उस तरफ। अब ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये डिपिक्ट कर रहा है इनसे कुछ रिलेशन है या नहीं है, वो अभी मेरे को मतलब इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, वो नहीं है, तो या तो पढ़ के मैं आपको रेगुलर कभी ना कभी अपडेट दे दूंगा इसके बारे में। भाई या तो ये हो सकता है कि पूरा वॉल वहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक स्टोरी डिपिक्ट कर रहा है। अब देखो आप यहाँ देखो, ये हिरण है, ये धनुष बाण से हिरण पे कोई तीर मार रहा है। तो हमने जितना सुना है, अगर ये कोई स्टोरी डिनोट कर रहा है तो ये अपनी रामायण को डिनोट करता है। मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन अगर रामायण को ये लगाना है, लेकिन मैं आगे पीछे देख रहा हूँ तो मुझे रामायण का और कोई वो मिल नहीं रहा है, और कोई एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है जिससे ये हो सके कि हाँ क्या पता है पूरी रामायण ही डिपिक्ट करी गई हो। लेकिन पर यहाँ पे और जानवर भी हैं साथ में, तो या तो ये है कि कोई राजा अपना शिकार पे निकला हुआ है, कुछ भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका। ये जो गुफाओं के अंदर से, ये रानी गुफा में मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, और किसी गुफा में मैंने ध्यान नहीं दिया है, शायद नहीं दिखा है। तो ये प्रोबेबली ये हो सकता है कि ऊपर से पानी जब बारिश से गिरेगा तो इन होल से होता है यहाँ से सप्लाई वाटर की, तो ये एक तो ज़मीन को भी ठंडा रखती होगी और अपना पानी का भी सप्लाई डायरेक्ट रूम में पहुँच जाता है मॉन्क्स को। ये इंटरप्रिटेशन मेरा अपना है, मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ इसको। जितना आर्किटेक्चर पढ़ने से फॉर माय हिस्ट्री सब्जेक्ट जितना मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों केव नंबर 10 गणेश गुम्फा, आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर दो हाथी के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। एक आपके ये रहा स्कल्पचर, एक ये स्कल्पचर रहा, और प्लस इसमें जो वरांडा है, इसमें ये जो अपर एक फ्लोर एक स्टेप है, और प्लस एक ये जो स्टेप इसमें बना है, ये कई आर्कियोलॉजिस्ट ये इससे डिनोट करते हैं, या ये एक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं कि वरांडा ये स्पेस है, और ये भी आपका जो हाथी का पूरा एक ये स्पेस है, इसको भी एज अ वरांडा, अ केव विद अ वरांडा, इसको डिनोट करते हैं। तो ये थी केव नंबर 10 गणेश गुम्फा। दोस्तों ये पीछे जो अभी आपने देखा, ये चैत्य है। चैत्य मतलब चैत्य होता है प्लेस ऑफ वर्शिप इन बुद्धिज्म जैनिज्म, इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड यूज़ होते हैं चैत्य। अब ये है एप्सिडल वॉल्ट। एप्सिडल वॉल्ट मतलब क्या होता है कि इसमें आपका देखो इधर से आपका ये ऐसे कर्व घूमता है, उधर आपका एक सर्कल घूमेगा, और सेम वो उधर से एक रो आ जाएगी, और बीच में यहाँ पे ये जो अभी स्ट्रक्चर टूट गया है, तो ये जो आउटर एरिया है आप इसका इट मस्ट बी यूज एज अ सर्कल एम्बुलेटरी पाथवे, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। बीच में एक ये डोरवे रहेगा, और उसके बाद आपका वो जो राउंड है उसमें वहाँ पे आपका टीटी फॉर द पेयर ऑफ टीटी, वहाँ पे जैसे बुद्धिज़्म में जो होता है यहाँ पे स्तूप बन जाता है, रेलिक्स ऑफ बुद्धा रहता है। ये तो जैन श्राइन है, तो यहाँ बीच में इसको देख के यहाँ बैठ के मॉन्क्स मेडिटेट करते हैं। ये आपका उदयगिरी हिल्स के एकदम हाइट पे है, द हॉल ऑफ मेडिटेशन और द चैत्य। दोस्तों
या मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है, खैर ये अभी आया, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जब तक ये अपने आंखों से देखा नहीं था तब तक नहीं आ रहा था ये सवाल। अब ये सवाल आ रहा है कि जैसे रानी गुम्फा हो गई, वहाँ पे आपके ऊपर 9 कॉलम्स थे, नीचे 7 कमरे, 7 दरवाजे थे, अंदर ज़्यादा मॉन्क्स रह सकते हैं, या फिर आपकी गणेश गुम्फा हो गई, उसमें भी थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं एज़ कंपेरेटिव टू जंबेश्वर गुम्फा। अब यहाँ पे है 2 केवल रेजिडेंस, ठीक है, मतलब 2 दरवाजे हैं, अंदर 4-5 मॉन्क्स आराम से आ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा क्यों है कि रानी गुम्फा इतनी बड़ी है, ये इतने छोटे हैं, या और भी पार्ट हैं जो हमने खांडगिरी में देखे हैं, उदयगिरी में, भाई जो 18 या 33 की 33 केव हैं, वो सारी इतनी बड़ी तो केव्स है नहीं, सब छोटी भी हैं। तो कुछ छोटी कुछ बड़ी, ऐसा क्यों है? आइदर इस वजह से है कि भाई पत्थर का आकार हम उसी हिसाब से काट पा रहे थे, और देयर वाज सम काइंड ऑफ हिरार्की। ये क्या है, ये सवाल मेरे मन में अभी आया है, इसे मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगा, और आपको क्यूरियोसिटी होगी, आप भी ढूंढना और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको इसका आंसर पता है। ये देखो, ये है बाग गुम्फा, इसमें एक ही दरवाज़ा है, और इसका देखो कार्विंग जो हुई है केव की, देखो कोशिश करा गया है कि टू डिपिक्ट द सेम एनिमल, बाघ, ऐसा कोशिश करा गया है। दोस्तों अभी मैं केव नंबर 14 हाथी गुम्फा के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे किंग खरवेल का एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है, 17-18 लाइन का इंस्क्रिप्शन। उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे एक इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि जो नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर था महापद्मनंदा, वो जब कलिंग आया था तो उसने एक जैन मॉन्क का आइडियल एज अ विक्ट्री अपने साथ पाटलिपुत्र में ले गया था कलिंग से उठा के। तो उसके 100-200 साल बाद खारवेल रूलर ने, किंग खारवेल ने, वो उस आइडल को वापस लेके आए थे। तो उसके बारे में इसमें बात की गई है। देखो दोस्तों, ये वही इंस्क्रिप्शन है, इसीलिए हाथी गुम्फा के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव्स है उदयगिरी हिल्स की। इससे हमें किंग खरवेल की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये भी इन्फॉर्मेशन उसी से मिलती है कि वो जैन मॉन्क्स को पैट्रोनाइज करते हैं, उनके लिए इसने एक केव बनवाई थी। देखो और क्या इन्फॉर्मेशन आपको इंस्क्रिप्शन देता है। इंस्क्रिप्शन देता है उसकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में, खरवेल की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, जैसे कि अगेंस्ट राष्ट्रकूटाज, अगेंस्ट आपका राष्ट्रकूटा हो गए, और एक आपका वो कौन सा था, मैं एकदम नाम भूल गया उसका, मैं अभी बता दूंगा आपको। एक तो राष्ट्रकूटा थे। फिर ये मिलता है कि कलिंग नगरी को उसने कैसे रेस्टोरेशन करा था सिटी का, सिटी गेट्स बनवाए थे, फिर उसका रिलीजियस कॉनोटेशन जैनिज़्म की तरफ था। ये सब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है। दोस्तों वो देखो, वो जो सामने है वो मैनपुरी और सूर्यगिरी केव्स है। इसमें आपको, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन ये मिल जाएंगे कि आपको दो तीन चीज़ें मिलती है। एक तो चीफ क्वीन ऑफ खरवेल कौन थी उसकी जानकारी इसमें मिलती है। फिर फिर जो सक्सेसर था खरवेल का उसका रेफरेंस मिलता है, और बुड्डक का रेफरेंस मिलता है। बुड्डक या तो बेटा था उसके सक्सेसर का खरवेल का, या उसका भाई था। तो ये 3 रेफरेंस आपको उस केव में मिल जाएंगे। बाकी ये देखिए और भी है केव्स यहाँ पे। हमने जो मेन केव्स थी वो लगभग देख ली है। ये देखिए